फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस अपना सब्जेक्ट जो है उसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि उस फॉर्मेट की बात करेंगे जो फॉर्मेट एक हेल्पफुल होता है किसी भी तरह के एग्रीमेंट एंड डीड की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक सिंपल कॉमन पर्सन, हम लोग एक स्टूडेंट्स किस तरह से किसी भी तरह के डीड, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या क्लॉजेज होते हैं और किस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया जा सकता है, उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक ये इंट्रोडक्शन फॉर्मेटिंग होगी जो हमें हेल्पफुल करेगी किसी भी तरह के एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड के क्लॉजेस को समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को समझने के लिए बेसिकली। ठीक है। तो उसके बाद हम डिटेल क्लॉजेज में ईच एंड एवरी क्लॉजेस को, हर तरह के नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंडिंग जो क्लॉजेज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ये इंट्रोडक्शन फॉर्मेट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने ताकि हम उस हेल्पफुल जो पैरामीटर्स हैं, जो एक बेस बनेगा हमारे किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीमेंट डीड्स का, उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। So before I will proceed and before I proceed and start the topic, our today's topic, I hope आपने पिछले क्लासेस में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, you are revising those topics। हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं एक बार मैं उसको रिकैप करता हूँ, और जो स्टूडेंट्स रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपरली डे टू डे उनको बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आने वाली संडे की क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड में सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी प्लीज़ उसको डे टू डे रिविजन करते रहिए। ओके। सो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा। व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग इज कलेक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए मैटर इन सिंपल ल्यूसिड स्टाइल इन वन कॉमन प्लेस। हमने यही डिस्कस किया था। हमने डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग पढ़ा था। हमने फ्लावर्स प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग डिस्कस किया था। हमने ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग के बीच के डिफरेंस को समझा था। हमने व्हाट इज डॉक्यूमेंट, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट वो डिस्कस किया था। हमने डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंसिंग इन सब के पॉइंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट, डीड, एग्रीमेंट्स इन सब को डिस्कस किया था। हमने थोड़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस की भी बात की थी, राइट। और एक प्रोफेशनल की ड्राफ्टिंग किस तरह से होनी चाहिए, व्हाट आर द लाइक मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, गुड ड्राफ्टिंग, उसको हमने डिस्कस किया था। एक प्रोफेशनल के लिए एक अच्छी ड्राफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, इन टॉपिक्स को भी हमने कवर किया था अपनी पिछले क्लासेस में, राइट। तो आज की क्लास में हम ये एक चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर उसके बाद हम हर टॉपिक को एक एक करके समझते चलेंगे, राइट। सो आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर है और आपको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली। आप साथ साथ लिखते चलिए। कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ डीड, ये एक हमारा मास्टर चार्ट है, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ डीड। तो किसी भी तरह की एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तीन तरीके से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हम नाम देते हैं इसको नॉन ऑपरेटिव पार्ट। उसके बाद हम नाम देते हैं ऑपरेटिव पार्ट, और तीसरा पार्ट होता है फॉर्मल पार्ट। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी पार्ट। तो किसी भी तरह का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड, उसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम तीन तरीके से, तीन भागों में बांट सकते हैं। नॉन ऑपरेटिव पार्ट मतलब
जो नॉन ऑपरेटिव है, जो ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, मतलब मेन पार्ट नहीं है, तो इसको मतलब इसका हम नाम एक दूसरा दे सकते हैं, इसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन, इसका दूसरा नाम हमने दे दिया इंट्रोडक्शन पार्ट। और एक हो गया हमारा ऑपरेटिव पार्ट, और एक फॉर्मल पार्ट, और ये नॉन ऑपरेटिव पार्ट, राइट। हम इसके नीचे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्रीमेंट, डीड, कॉन्ट्रैक्ट में उस डीड का नाम बहुत जरूरी होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का नाम बहुत जरूरी होता है, राइट। नाम कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ एग्रीमेंट डीड को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। लाइक उस डीड को पढ़ के, उसके नाम को पढ़ के समझ में आ जाए कि ये क्या है, ये किस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। कोई रेंट एग्रीमेंट है, कोई सेल डीड है, कोई मास्टर सर्विस एग्रीमेंट है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटर हो रहा है, ठीक है, कोई लीज डीड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइसेंस डीड है, एजेंसी एग्रीमेंट है, डीलरशिप एग्रीमेंट है, तो बहुत सारे कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं। तो किसी भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट का सबसे पहले क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। और नाम किस तरीके से हो कि हमें उसका एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर हो जाएगा, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेम ऑफ द डीड। सेकेंड, डीड किस डेट को बन रहा है, किस प्लेस पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो डेट इन प्लेस ऑफ द डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला पॉइंट, पार्टीज। भाई डीड हो रहा है, डीड बन रही है, एग्रीमेंट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो किन पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनना है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो पार्टीज का प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, पार्टीज ऑफ द डीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट है रिसाइटल्स। फोर्थ पॉइंट इज रिसाइटल्स। रिसाइटल्स क्या है, हम अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, तो आप फिलहाल लिख लीजिए, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। ऑपरेटिव पार्ट को क्लासिफाई करना हो तो सबसे पहले टेस्टेटम, हैबेंडम, रेडेंडम, एक्सेप्शंस, ऑब्लिक रिजर्वेशंस भी इसी को कहते हैं हम, और कवनेंट्स। तो टेस्टेटम, हैबेंडम, रिडेंडम, एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस एंड कवनेंट्स। कवनेंट्स का मतलब अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और फॉर्मेलिटी पार्ट, फॉर्मल पार्ट में से इसी तरह होता है। सबसे पहले फॉर्मेलिटी पार्ट में सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है टेस्टिमोनियम, टेस्टिमोनियम्स, सिग्नेचर, उसके बाद पार्टीज सिग्नेचर करती हैं, या इसी को अटेस्टेशन, विटनेसेस के साथ अटेस्टेशन। लास्ट में पार्सल्स, ऑब्लिक शेड्यूल्स, ऑब्लिक किसी भी तरह के एनेक्चर्स भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक नॉर्मल मैंने फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई। तो आई होप आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। हाँ, चलें आगे, ठीक है।
जो भी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं, अगर कुछ भी छूटता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और सारी चीज़ें आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्लास के साथ आपके प्रॉपर हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे और जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाई जाएगी उन सब चीज़ों को प्रॉपरली आपको स्नैपशॉट्स उसके भेजे जाएंगे। तो कुछ छूट भी जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका पूरा फोकस टॉपिक को समझना होना चाहिए, ठीक है। और पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए तो दुनिया भर की किताबें आपके पास पड़ी हुई हैं। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नोट्स, तो आपको मेरा नोट्स ही सफिशियंट है, उसके अलावा किसी भी टीचर के नोट्स आप उठा के पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं नॉन ऑपरेटिव पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ऑपरेटिव पार्ट और फॉर्मल पार्ट में एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ डीड। किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड की क्लासिफिकेशन को हम समझ रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है नॉन ऑपरेटिव पार्ट। तो वो डीड, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, नॉन ऑपरेटिव पार्ट। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया नेम ऑफ द डीड। इसका मतलब हर डीड का एक नाम जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है, अपने एजेंसी एग्रीमेंट, डीलरशिप एग्रीमेंट और बहुत सारे एग्जांपल्स, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट्स और इन सबके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सारे एग्जांपल्स लिए। तो भाई सबसे पहले नाम बहुत जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड का। उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ द डीड, वो एग्रीमेंट किन पार्टीज के बीच बन रहा है और किस डेट को एक्सिक्यूट किया जा रहा है। तो एग्रीमेंट, जब किसी भी तरह का एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा सबसे पहला जो लाइन होता है कि दिस एग्रीमेंट या दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मेड ऑन दिस डेट एंड दिस प्लेस बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होती है किसी भी डीड का। किसी भी रेंट एग्रीमेंट तो आपने देखा ही होगा, बहुत से स्टूडेंट्स टेनेंट होते हैं, वो पीजी में भी रह रहे हैं या कहीं रूम लेके रह रहे हैं, तो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट एक्सिक्यूट किया होगा। तो वहां पर देखा होगा स्टार्टिंग लाइन कैसे होती है, दिस रेंट एग्रीमेंट इज एक्सिक्यूटेड एट न्यू दिल्ली बिटवीन, मैं न्यू दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूं, बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, आगे की बात होती है। तो सबसे पहले डेट एंड प्लेस, किस डेट को एग्रीमेंट इंटर किया जा रहा है और किस प्लेस पर एग्रीमेंट को एक्सिक्यूट किया जा रहा है। प्लेस से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट, और स्टैंप ड्यूटी भी उसी हिसाब से उस डॉक्यूमेंट में, उस एग्रीमेंट में एक्सिक्यूट की जाती है। तो प्रॉपर वैल्यू का जितने भी अमाउंट, अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हर तरह के एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड में दो एक्ट हमेशा लगते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया है, इंडियन स्टैंप एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो स्टैंप एक्ट क्या कहता है कि वो जो एग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट वैल्यू की स्टैंप ड्यूटी पेड होनी चाहिए उस पर। तो नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर प्रिंट आउट लिया जाता है उसका, राइट। तो किस स्टेट के नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर आप यूज करेंगे, तो वो प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड पर डिपेंड करता है। पार्टीज टू द डीड, वो डीड में किन किन पार्टीज के बीच एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पार्टीज में, इस टॉपिक को मैं, चार्ट यहां पर बड़ा हो रहा है तो इसको दूसरे स्क्रीन पे लेके चलता हूं, और यहां पर मैं आपको पार्टीज टू द डीड के पॉइंट्स को समझाता हूं। पार्टीज टू द डीड, किसी भी डीड में कौन कौन से पार्टीज हो सकते हैं। किसी भी डीड में कौन कौन से पार्टीज के बीच डीड हो सकता है। तो पार्टीज इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और कोई बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी, इनके भी, ये भी हो सकती है। तो हम इंडिविजुअल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और किसी भी
एंटिटी को, कॉर्पोरेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। पार्टीज टू डीड मतलब डीड में हम जब किसी तरह का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड बना रहे होते हैं तो हमें पार्टीज का प्रॉपर डेफिनेशन, पार्टीज को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंडिविजुअल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मिस्टर, सन ऑफ, पिताजी का नाम, रेजिडेंट ऑफ, भाई मिस्टर राम, एग्जांपल लेते हैं राम, तो राम कहाँ, मिस्टर राम पूरा नाम उनका फुल नेम, सन ऑफ, रेजिडेंट्स ऑफ, एंड मिस्टर बी सन ऑफ, रेजिडेंट्स ऑफ। तो जैसे मान लो हम रेंट एग्रीमेंट की बात करते हैं तो लेसर एंड लेसी, मिस्टर ए सन ऑफ, रेजिडेंट्स ऑफ लेसर, एंड मिस्टर बी सन ऑफ, रेजिडेंट्स ऑफ लेसी, हियर इन आफ्टर कॉल्ड द लेसर एंड लेसी। तो उसी तरह इंडिविजुअल को हम, इंडिविजुअल का फुल नेम, सन ऑफ, रेजिडेंट्स ऑफ, और किसी भी एंटिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट जो आपका इंटर हो रहा है दो कंपनीज के बीच हो रहा है, तो हम लिखते हैं मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कंपनी का नाम, और वो किस लॉ के अंदर हुई, इनकॉर्पोरेशन उसका किस लॉ के अंदर हुआ, तो हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड अंडर रिस्पेक्टिव लॉ। तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर, हम कंपनीज एक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एंड उसका प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हैविंग ऑफिस, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब वो कंपनी सबसे पहले किस लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई और उसका प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। तो जैसे हम मान लेते हैं न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली का उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो हम लिखेंगे कि मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट न्यू दिल्ली, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को, किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, या पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसको भी आप ऐसे ही एबीसी एंड एसोसिएट्स, कोई भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है उसको भी किस लॉ के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन किया गया और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इसी तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एग्रीमेंट में। तो प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर्टी को प्रॉपरली पार्टीज को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में। तो आइए चलते हैं हम पिछले चार्ट पे। अभी हमने क्या डिस्कस किया था एक बार देखते हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा आई होप, ये हमारा कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ डीड में हमने यहाँ पर रिसाइट पार्टीज ऑफ द डीड को भी देख लिया कि नेम ऑफ द डीड, डेट एंड प्लेस ऑफ द डीड, पार्टीज टू द डीड, एंड अब हम बात करते हैं रिसाइटल। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है रिसाइटल्स। रिसाइटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड में रिसाइटल क्लॉज क्या होता है हम उसको समझते हैं। चलिए जी, रिसाइटल को हम समझते हैं। बड़े आराम से, लिखने की कोई जल्दी नहीं है, हम टॉपिक्स को समझते हुए चलते हैं और फिर एक एक चीज़ों को लिखेंगे। सारी चीज़ें नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो रिसाइटल्स, किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड में रिसाइटल्स क्या होता है जी, हम उसको समझते हैं। व्हाट इज रिसाइटल? सबसे पहले रिसाइटल क्या होता है, किसी भी एग्रीमेंट का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी डीड को जब हम राइट ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, रिसाइटल उसके हिस्ट्री या बैकग्राउंड को क्लियर करता है, राइट। तो मैं अगर रिसाइटल को दो तरीके से क्लासिफाई करूं, दो तरीके से रिसाइटल्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है नैरेटिव रिसाइटल, दूसरा है इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स। नैरेटिव रिसाइटल्स और इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स। नैरेटिव रिसाइटल्स में हम क्या कहता है, जो पास्ट हिस्ट्री, बैकग्राउंड
या चेन ऑफ इवेंट्स की बात करता है, ETC। ठीक है जी। और इंट्रोडक्टरी रिसाइटल जो पार्टीज के मोटिव या इंटेंशन को क्लियर करता है। तो जरा हम यहाँ पर रिसाइटल को अच्छे से समझते हैं और ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो किसी भी एग्रीमेंट में हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज कीजिए हम एक डीड डिस्कस कर रहे हैं, सेल डीड, एक सेल डीड ड्राफ्ट कर रहे हैं। इस सेल डीड में क्या हो रहा है, ये है एक मकान जी, एक मकान मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहा है। और मिस्टर ए मिस्टर बी को ये मकान सेल कर रहा है, इसके लिए इन दोनों के बीच एक लीगल डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट किया जा रहा है, जिस लीगल डॉक्यूमेंट को हम सेल डीड का नाम दे रहे हैं, राइट। तो एक बात बताइए कि मिस्टर ए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा अभी तक कि इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले नेम ऑफ द डीड, तो उसका हमने नाम दे दिया, क्या होगा, ये सेल डीड होगा। डेट एंड प्लेस ऑफ द डीड होगा, ठीक है। पार्टीज टू द डीड, तो पार्टीज में सबसे पहले मिस्टर ए को डिफाइन किया जाएगा, सन ऑफ रेजिडेंस ऑफ मिस्टर बी, सन ऑफ रेजिडेंस ऑफ, तो ये सेलर हो गए, ये बायर हो गए, परचेजर, राइट। ठीक है, ये कोई रेंट एग्रीमेंट तो है नहीं कि लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन होगा, तो ये प्रिंसिपल ऑनर हो जाएंगे और ये बायर हो जाएंगे, सेकंड पार्टी। ठीक है, और उसके बाद आता है रिसाइटल। तो रिसाइटल कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल डीड। ठीक है, व्हाट इज रिसाइटल हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज रिसाइटल, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है ये सेल डीड। इस प्रॉपर्टी के लिए जो सेल डीड एग्जीक्यूट की जा रही है, रिसाइटल किस तरह से हम समझ रहे हैं उसको जरा देखिए। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी जो मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए इसकी वैल्यू है ₹50 लाख की, 50 लाख में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, सेल हो रही है, ओके जी। तो क्या मिस्टर बी के कहने पे मिस्टर ए को 50 लाख मिस्टर बी दे दे, मिस्टर बी मिस्टर ए को 50 लाख रुपए देंगे और मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप मिस्टर बी को ट्रांसफर करेंगे, राइट। यही है पॉइंट, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, समझते चलिए। तो भाई मिस्टर ए अपनी ये 50 लाख की ये प्रॉपर्टी 50 लाख में मिस्टर बी को सेल कर रहा है, तो क्या मिस्टर बी मिस्टर ए को कंसिडरेशन पे करेगा 50 लाख रुपए, और ये प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है मिस्टर बी के नाम पर कर दिया जाएगा, राइट। तो उससे पहले ये मिस्टर बी उससे पहले क्या इसकी टाइटल वेरिफिकेशन नहीं करना चाहेगा कि वाकई ये प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है या नहीं, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरिफिकेशन करेगा, उसके टाइटल सर्च की बात होगी कि नहीं होगी। तो पास्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड चेन ऑफ इवेंट्स बनना होगा, पास्ट हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड किस लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये सेल डीड जो बन रही है, ये सेल डीड के रिसाइटल क्लॉज में ये लिखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी, मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी के रियल ऑनर थे, और ये प्रॉपर्टी अगर मिस्टर ए को मिली तो मिस्टर ए को ये प्रॉपर्टी किससे मिली। तो इस प्रॉपर्टी की टाइटल को क्लियर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें नैरेटिव रिसाइटल के अंतर्गत आती हैं और ये सारी चीजें रिसाइटल क्लॉज में लिखी होनी चाहिए। बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहोगे जिसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, जिसका क्लियर टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं हो सकता? तो नैरेटिव रिसाइटल इन सारी बातों को क्लियर करता है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं इंट्रोडक्टरी रिसाइटल।
इंट्रोडक्टरी रिसाइटल जिस तरह से नैरेटिव रिसाइटल पास्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड चैन ऑफ इवेंट्स को क्लियर करता है, इंट्रोडक्टरी रिसाइटल पार्टीज के मोटिव और इंटेंशन को क्लियर करता है। कैसे करता है? ये कहता है कि भाई मिस्टर ए की ये प्रॉपर्टी है, इसका ये टाइटल क्लियर हो गया, तो अब ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल की जा रही है। सो मिस्टर ए इज इंटेंडिंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी एंड मिस्टर बी इज इंटेंडिंग टू परचेज दिस प्रॉपर्टी। तो दोनों पार्टीज का मोटिव क्लियर है, दोनों का इंटेंशन क्लियर हो गया इस प्रॉपर्टी को लेके, राइट। तो इंट्रोडक्टरी रिसाइटल पार्टीज के मोटिव इंटेंशन की बात करता है, नैरेटिव रिसाइटल पास्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करता है। अब व्हाट इज चेन ऑफ इवेंट्स, मैं आपको एक बार चेन ऑफ इवेंट्स भी क्लियर करता हूं। सपोज कीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये चीज बताया कि भाई 1952 में 62 का ले लेते हैं एग्जांपल कि 1962 में ये प्रॉपर्टी जो है डीडीए ने किसको दी थी? मिस्टर ए को दी थी। तो 1962 में ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए को डीडीए के द्वारा मिली थी। तो चेन ऑफ इवेंट्स कैसे क्लियर होता है? चेन ऑफ इवेंट्स कैसे क्लियर होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी थी, आपको ये विजिबल नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी थी डीडीए की। डीडीए ने ये प्रॉपर्टी किसको दिया? मिस्टर ए को दिया सेल डीड के थ्रू। मिस्टर ए अब इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं किसको? मिस्टर बी को। तो यही तो है चेन ऑफ इवेंट्स। तो नैरेटिव रिसाइटल किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी डीड्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में रिसाइटल क्लॉज उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बैकग्राउंड चेन ऑफ इवेंट्स पास्ट हिस्ट्री को क्लियर करता है, पार्टीज के बीच पास्ट हिस्ट्री क्या है उसको क्लियर करता है, सब्जेक्ट मैटर की हिस्ट्री को क्लियर करता है, और साथ ही साथ पार्टीज के मोटिव और इंटेंशन को क्लियर करता है। तो इस तरह से हम रिसाइटल्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नैरेटिव रिसाइटल्स और इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स। तो आई होप ये आपको पूरा पॉइंट समझ में आया है। और मैंने बोला नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब चीज़ बुक्स में लिखी हुई हैं। तो ज़रा मैं फिर से आपको मास्टर चार्ट में लेके आता हूँ। हमने यहाँ पर मास्टर चार्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ डीड में नॉन ऑपरेटिव पार्ट को यहाँ पूरा का पूरा हमने खत्म कर लिया। हमने डिस्कस किया कि किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डीड में सबसे पहले नेम ऑफ द डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेट एंड प्लेस, किस जगह पर किस डेट पर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया गया, और पार्टीज टू द डीड, एग्रीमेंट किन किन लोगों के बीच हो रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी, इंडिविजुअल पर्सन के बीच हो रहा है, या बॉडी कॉर्पोरेट किसी एंटिटी किसी प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म के बीच हो रहा है। रिसाइटल क्लॉज, नैरेटिव रिसाइटल और इंट्रोडक्टरी रिसाइटल, हमने इन 4 पॉइंट्स को यहाँ पर नॉन ऑपरेटिव पार्ट के इन चारों कैटेगरीज को यहाँ पर हमने समझा। तो अगली क्लास में मैं आपको ऑपरेटिव पार्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ। ऑपरेटिव पार्ट में हम टेस्टेटम, हैबेंडम, रेडेंडम, एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस, कवनेंट्स और फॉर्मल पार्ट, टेस्टिमोनियम्स, सिग्नेचर्स, अटेस्टेशंस, पार्सल्स, एनेक्शर्स, शेड्यूल्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी तरह के एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और डीड को समझने के लिए। तो आई होप जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी इस डेमो क्लास में वो आपको हेल्प कर रहा है, और इसको हम आगे की क्लास में ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। तो आप इसको प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, और हम आगे इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर हम ऑपरेटिव पार्ट को डिस्कस करेंगे और फॉर्मल पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।